So today's first practical is on nursery. So today's topic is nursery bed preparation. So in this we'll study what is nursery, then what is seed sowing, which are different type of beds are there, what are the advantages of nursery, why we need to go for nursery. So this is today's our practical. So first of all, we should know what is nursery. So it is very clear to you, and most of the people knows about nursery. तो ये nursery क्या है ये आप भली बात ही जानते हैं. So nursery is the place where the seedlings means which were obtaining from seeds. Okay, seeds after germination it will get into seedlings. Okay, so small seed, minute seeds, or so many types of their sizes are varies. Okay, types of seed, sometimes vegetable seeds, flower seeds. Okay, so all this for making their seedlings we need some particular place. Okay, so that space will have the specific dimension और कुछ अच्छे मतलब उसको कंडीशन रहेगी, माइक्रो क्लाइमेट रहेगा, उसको प्लेस कैसी चाहिए. तो ये सारे नर्सरी द प्लेस वेयर दिस सीडलिंग्स एज वेल एज कटिंग्स मतलब ये सीडलिंग अगर आपने देखा ये हो गया अपने सीड प्रोपोगेशन मेथड हो गया, और कटिंग्स, ग्राफ्टिंग, बडिंग्स ये भी आप उसमें रख सकते हैं नर्सरी, जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, और उसको असेक्सुअल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, और सीड से प्रोपोगेशन जो हम करते हैं उसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं. और ये सारे जो उनको हम बोलते हैं प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स और प्रोपोगल्स. ओके, सो ये सारे प्रोपोगल्स को रखने के लिए आइदर वो सीडलिंग्स है या कटिंग्स, क्राफ्ट है, और रेज्ड विथ ये जिसमें आप ग्रो करते हैं, जिसमें आप रखते हैं, उसका केयर एंड मेंटेनेंस रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं, उस जगह को आप क्या बोलेंगे, उस जगह को आप नर्सरी बोलेंगे. तो नर्सरी किसमें अगर उसको देख रेख करने के लिए कोई भी पॉली हाउस में मेंटेन कर सकता है, ग्रीन हाउस में मेंटेन कर सकता है, थोड़ी शेड वाली जगह ले सकता है. ओके, वो अपने इसके हिसाब से होगा. ओके, उसका बजट होगा, उसके हिसाब से वो चलता रहेगा. ओके, सो next point is advantages of raising seedling nursery. So what are the different advantages of raising seedling nursery? हमें seedling nursery क्यों चाहिए? So seeds मतलब जो seed से propagation हुआ है उसे seedling nursery हम बोलेंगे. तो उसका advantages क्या है? So it is very convenient to look after the tender seedling. So tender seedling especially हम seed propagation करते हैं, जैसे कि vegetables है, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, ये vegetables हो गए. बाद में जैसे कि कैप्सिकम है, बाद में ये क्रूसीफेरस क्रॉप है, जैसे कि ये गोभी है, पत्ता गोभी है, नवलकोल है, इनके सीड्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं. ओके, तो इनको ट्रांसप्लांटिंग करने की आवश्यकता होती है. तो इसके लिए हम उसका सीडलिंग बनाने के लिए हम नर्सरी का यूज करेंगे. इट इज वेरी कन्वीनियंट टू लुक आफ्टर टेंडर सीडलिंग. तो इनके जो टेंडर सीडलिंग रहते हैं तो उनका केयर एंड मेंटेनेंस और देखभाल करना बहुत इजी रहता है. इट इज वेरी easy to protect the seedlings from pest and diseases. Okay. So if you are directly going for planting on the main field, so and if there is heavy pest and disease infestation and your crop is susceptible, then in early stage, at early growth stages, you cannot save because the stems will be weaker. Okay, stems बहुत weak हो गए और पौधे अच्छे से मतलब healthy पौधे नहीं होंगे. तो हम इनिशियल स्टेज पे अगर उसको नर्सरी में ग्रो करके उसको अच्छा मतलब दष्ट पुष्ट अगर कर सके और उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, और बाद में हम उसको परमानेंट जगह पे ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, तो अच्छा होगा. इसके लिए हमें नर्सरी की जरूरत है. तो नर्सरी में हम लिमिटेड एरिया में, नर्सरी में जैसे कि एरिया लिमिटेड होता है क्योंकि क्लोज स्पेसिंग होता है, हमें तो क्या सिर्फ पौधे उगाने होते हैं और बाद में उसको 10 दिन या कोई 15 दिन या कोई 1 महीने बाद एज पर डिपेंड ऑन क्रॉप उसका ट्रांसप्लांटिंग करना होता है. तो स्पेसिंग कम होता है, कम स्पेसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाते हैं और उसको बाद में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं. तो उसका केयर एंड मेंटेनेंस और देखभाल रखने के लिए पेस्ट एंड डिसीज से प्रोटेक्शन करने के लिए फंजीसाइड्स या दूसरा इंसेक्टिसाइड, ये कम जगह में ये करना, उसका केयर एंड मेंटेनेंस रखना, उसको देखभाल करना अच्छा रहता है. तो इसके लिए वी कैन प्रोटेक्ट वेरी इजीली एज कंपेयर टू मेन फील्ड. ओके, इकोनॉमी ऑफ लैंड यूजेस. ओके, so duration in the main field
is reduce. Okay, so ताकि हम पहले नर्सरी में ग्रो कर रहे हैं तो नर्सरी में लगभग नर्सरी में थोड़ा बहुत कभी तो 10 दिन नर्सरी में वो लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, कभी कभी टोमेटो चिली ब्रिंजल जैसे 1 महीने लगता है, 40 दिन लगते हैं। तो वो हम क्रॉप का मेन ड्यूरेशन थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि वो नर्सरी में आ जाएगा। और अगर मतलब क्रॉप आपका 10 महीने में आने वाला है, अगर डायरेक्ट प्लांटिंग करते हो तो 9 महीने में आपका आ जाएगा केस ऑफ टोमेटो चिली एंड ब्रिंजल। सो हम थोड़ा ड्यूरेशन कम कर सकते हैं तो लैंड यूज का ड्यूरेशन कम होगा और कम से कम टाइम में आपको यील्ड मिल जाएगा। वैल्यूएबल एंड वेरी स्मॉल सीड्स कैन बी रेज इफेक्टिवली विदाउट एनी वेस्टेज। ओके, सो वैल्यूएबल एंड वेरी स्मॉल सीड्स मतलब कुछ सीड्स बहुत माइन्यूट होते हैं जैसे कि क्रूसिफेरस सीड्स आप देखो। ओके, कोई लीफी वेजिटेबल्स का क्रूसिफेरस सीड्स देखो, और टोमेटो की हाइब्रिड वैरायटी, चिली की हाइब्रिड वैरायटी, कैप्सिकम या बेल पेपर, हॉट पेपर उसकी हाइब्रिड वैरायटी, वो बहुत कॉस्टली होती है। ओके, तो इसको और दूसरा ये है कोई ये है कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स है जैसे कि वाटरमेलन है, पंपकिन है, जिसको हम कद्दू बोलते हैं, कद्दू, और जो पंपकिन्स होते हैं, मेलॉन्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, उसके हाइब्रिड सीड्स बहुत कॉस्टली रहते हैं। ओके, तो उसको हम कॉस्टली सीड डायरेक्टली प्लांटिंग करने डायरेक्ट, और उसको कोई शॉक लग गया है, एक तो ड्राउट का शॉक लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर का शॉक लगता है, पानी कम हो सकता है। ओके, या पानी, ये कोई भी शॉक उसको लग गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए हम उसको नर्सरी में पहले लगाकर उससे अच्छी सी देखभाल करते हैं और मतलब ये वैल्यूएबल सीड को हम अच्छे से केयर एंड मेंटेन और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें नर्सरी की आवश्यकता होती है। बाद में यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड इन द फील्ड, यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड इन द फील्ड कैन बी मेंटेन बाय सिलेक्टिंग healthy, uniform and vigorous seedling in the nursery itself. Okay, so यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड हमें चाहिए होता है जो जैसे ताकि मतलब जैसे कि टोमेटो आप तो करेक्ट आप स्पेसिंग करें 30/45/30 या 60/60। ओके, या चिली लो तो 45/40, ऐसे मतलब हर एक सीजन के अनुसार से। तो ये डिस्टेंस पे आपको परमानेंट प्लेस पे लगाना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते। यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड इन द मेन फील्ड कैन बी मेंटेन बाय सिलेक्टिंग, ये जो यूनिफॉर्म स्टैंड है वो आप सिर्फ आप हेल्दी सीडिंग, हेल्दी हेल्दी सीडलिंग्स या पौधे ऐसे सिलेक्ट करते हो जैसे कि डेस पेस्ट एंड डिसीज अफेक्टेड या कोई वीक कोई ग्रो हो रहा है तो उसको हम अवॉइड कर पाते हैं। नहीं तो हम अगर डायरेक्ट प्लांटिंग करेंगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब मान लो आपने 100 पौधे प्लांटिंग किए हो, तो उसमें से कभी कभी 100 प्लांट किए हो तो उसमें से 50 अगर मर गए तो आपको क्रॉप स्टैंड कम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आप पहले नर्सरी में कर सकते हैं। मतलब मान लो आपको 100 पौधे ग्रो करने हो तो आप थोड़ा ज्यादा ये लो, 150 लो या 200 ये करो। हाँ, तो इससे आपको आसानी होगी। मतलब जिसने आपको पौधे चाहिए एक्चुअल फील्ड में ग्रो करने के लिए उतने पौधे आप उगा सकते हो करेक्टली। मतलब ये है यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड इन द मेन फील्ड कैन बी मेंटेन बाय सिलेक्टिंग हेल्दी, यूनिफॉर्म एंड विगरस सीडिंग एट अ नर्सरी स्टेज इटसेल्फ। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सरी का एडवांटेज। बाद में प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी, नर्सरी को कैसे तैयार करेंगे, तो नर्सरी को तैयार करने के लिए पहले तो साइट साइट कैसी होनी चाहिए। नर्सरी एरिया शुड बी नियर टू द वाटर सोर्स, तो पानी की आवश्यकता तो नर्सरी के लिए चाहिए होती है, इट इज कंपल्सरी। बाद में जनरली द लोकेशन शुड बी पार्शियली शेडेड। ओके, थोड़ा सा शेड होना चाहिए क्योंकि हम शेड नेट में ले सकते हैं, या फिर आपके कोई बड़ा सा अगर ट्री है तो उसके नीचे भी आप ले सकते हो अंडर द ट्री। इफ नॉट आर्टिफिशियल शेड कैन बी प्रोवाइड बाय यूजिंग द शेड नेट, और ये मतलब शेड नेट आप ग्रो कर सकते हो। सो इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल से वेल प्रोटेक्टेड किया गया होना चाहिए वो एरिया। नहीं तो जैसे कि कोई एनिमल्स हो जैसे कि ये स्क्विरल हो, या फिर कोई पंछी हो, या कोई रैट्स स्नेल्स वगैरह हो,
तो ये अर्ली ग्रोइंग स्टेज में पौधे खा सकते हैं, तो इससे प्रोटेक्ट है। और दूसरे कैटल्स, कैटल से भी अच्छे प्रोटेक्ट, कैटल्स या गोट्स या शिप्स, इससे भी हमें बचा कर रखते हैं। तो उसको अच्छा सा फेंसिंग देना है, या फिर बॉर्डर अच्छे से बाउंड्री उसका डिमार्केट करना है। सो प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड। सो ड्रेनेज मतलब पानी एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या पौधों को इनिशियल स्टेज में कोई फंगल डिसीज या डिसऑर्डर जैसे फुट रॉट हो, कॉलर रॉट हो, ये फाइटोथेरापीथियम, ओके, पोलिटोट्रिकम, ये सारे जो फंगल डिसऑर्डर्स आते हैं, इससे हम इनिशियल स्टेज में बचा सकते हैं पौधे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिलेक्शन ऑफ साइट, ओके, सो मीडियम टेक्सचर्ड, ओके, टेक्सचर्ड मीडियम होना चाहिए, मतलब ज्यादा रफ ही होना नहीं चाहिए और ज्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा फिर मीडियम होना चाहिए। लोम, लोम मतलब थोड़ा उसमें चिकनाई वाला सौंडी, चिकनाई वाला सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए। सैंडी लोम, थोड़ा सा सैंडी पार्टिकल्स, सैंडी लोम सॉइल, इट इज वेल प्रेफर्ड। So soil should be rich in organic matter. So organic matter or organic carbon, it is very important. Okay, ताकि हम उसको ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कार्बन, और ताकि दूसरे जो इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एनपीके, सीए, एमजीएस, ये आसानी से ले सके। ओके, तो इसके लिए ऑर्गेनिक मैटर होने की बहुत अच्छी आवश्यकता है। सॉइल डेप्थ शुड बी प्रेफरली, सो सॉइल डेप्थ 15 टू 25 सेंटीमीटर डेप्थ, मतलब इस डेप्थ तक सॉइल बहुत लूज होनी चाहिए, कोई हार्ड पैन नहीं रहना चाहिए, मतलब इस रूट जोन में, इस जोन में उसके रूट्स जाएंगे, तो ये सॉइल बहुत लूज होनी चाहिए, फ्राइबल होनी चाहिए। उसके पहले क्या करना है, इसके लिए जो आप लैंड प्रिपरेशन करते हो तो अच्छे से दो साइड से आपको प्लोइंग करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह, एक साइड मतलब वन लेंथ एंड अनदर लेंथ, ऐसा दोनों जगह से, दोनों साइड से आपको प्लोइंग करना चाहिए। और ऊपर नीचे का लेयर ऊपर लाना चाहिए, ऊपर का लेयर नीचे लाना चाहिए। जो प्लॉट्स या प्लॉट्स होते हैं उसको अच्छे से ब्रेक करने चाहिए, सॉइल फाइल टिल्ट होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरा पार्टिकल, स्ट्रबल्स, वेस्ट मटेरियल ऑफ प्रीवियस क्रॉप, ये कोई चीजें है तो उसको निकाल देनी चाहिए, और अच्छी सॉइल आपको बनानी चाहिए। तो ये 15 से 25, 15 टू 25 सेंटीमीटर उसका ये होना चाहिए, मतलब लूज होनी चाहिए सॉइल। ओके, ठीक है। देन टू टाइप्स ऑफ नर्सरी बेड, टू टाइप ऑफ नर्सरी बेड कौन से है, एक तो फ्लैट बेड है, दूसरा रेज्ड नर्सरी बेड है। तो फ्लैट बेड मतलब क्या है, जैसे मतलब वो जमीन से एक ही लेवल पर होता है, सिर्फ उसको बॉर्डर डिमार्केट की गई होती है। ओके, तो फ्लैट बेड में जनरली आप क्या करते हैं, लिफी वेजिटेबल फ्लैट बेड में लेते हैं, जैसे कि पालक हो गया, एमेरंथस हो गया, ओके, कोरिएंडर हो गया, जिसको धनिया बोलते हैं। ओके, ओके, ये इसमें हम फ्लैट बेड में लेते हैं, या कोई फ्लावर क्रॉप्स जैसे कि गिलार्डिया हो गया, चाइना एस्टर हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया, जिनका सीड बहुत स्मॉल होता है, वो हम इनिशियली फ्लैट बेड में ले सकते हैं, और बाद में उसको ये ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है कि रेज बेड होता है। तो रेज बेड होने का मतलब क्या है, रेज बेड में आप पानी अच्छे से उसको ड्रेन कर पाते हो, मतलब रेज बेड में चारों तरफ से उसको स्लोप दिया हुआ होता है, 2% स्लोप रहता है, जैसे कि आपका पानी अच्छे से मतलब स्टैग्नेट ना हो अपने बेड पे। सो ज्यादातर क्या करते हैं नर्सरी मैन, एक तो ये करते हैं, रेज बेड प्रेफर करते हैं आजकल। ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ रेज बेड नर्सरी। तो रेज बेड नर्सरी का एडवांटेज क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी यूनिफॉर्म एंड ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर इज पॉसिबल। ओके, सो एक्सेस वाटर हम अच्छी तरह से ड्रेन कर पाते हैं। इन केस ऑफ फ्लैट बेड, वाटर मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अदर एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वॉशिंग अवे द सीड्स। ओके, तो एक्चुअली मैंने बताया, पर वो क्या करते हैं, पहले तो यूज होता था फ्लैट बेड, पर आजकल उसको अवॉइड करते हैं। आजकल क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं जैसे कि लीफी वेजिटेबल, तो उसको यूज करते हैं, फ्लैट बेड यूज करते हैं, जैसे कि पालक, अमेरंथस हो, कोरिएंडर हो, ऐसे मतलब वो लोग स्पेसिंग मेंटेन नहीं करते और डायरेक्टली उसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड करते हैं, तो उसके लिए वो यूज करते हैं, तो उसके लिए ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते। पर आजकल
चीज क्या हो गई है, सभी जगह ज्यादा से ज्यादा रेज बेड यूज करते हैं। तो रेज बेड का फायदा क्या है, वाटर मूवमेंट विल बी यूनिफॉर्म एंड ड्रेनेज ऑफ excess water is very possible. In case of flat bed, so water moves from one place to the another place, okay, and there is possibility of washing away the seeds from one place to the another place. So एक स्पेस पे आपको बहुत कम सीडलिंग नजर आएंगे और दूसरी जगह थिकनेस बढ़ जाएगा जब उसका जर्मिनेशन होगा। इनिशियल स्टेज में पौधे लगेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। एक तो आपको थिनिंग करना पड़ेगा, थिनिंग आउट मतलब एक्सेस पौधे आपको निकालने पड़ेंगे। तो इनिशियल स्टेज में उसका सीड उसका रूट्स बहुत कमजोर होता है, उसको ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते और वो खराब हो जाएंगे। तो मतलब आप अपना ही नुकसान करेंगे, इसमें इकोनॉमिकल लॉस है, तो आप ऐसा मत कीजिए। सो जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सीड इज नॉर्मली वेरी हाई, ओके। सो इन केस ऑफ ये रेज बेड में जर्मिनेशन परसेंटेज वेरी हाई होता है। सो इसके लिए हम रेज बेड यूज करते हैं, ओके। तो as compared to flat bed, then operations like weeding and plant protection can be done very easily. So ये weeding है, जैसे कि बाद में प्लांट प्रोटेक्शन के इंसेक्ट, ओके, इंसेक्ट पेस्ट और कोई फंगल डिसीजेस, ओके, कोई दूसरा डिसीजेस है उसको भी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैट बेड। तो प्रिपरेशन ऑफ रेज बेड कैसे दिया गया है, रेज बेड कैसे बनाना है। सिलेक्टेड सॉइल शुड बी वर्क वेल टू द ब्रेक द क्लॉट्स, ओके। तो मैंने पहले बताया उसको दोनों साइड से फ्लोइंग करना चाहिए, उसमें जो कोई क्लॉट्स पार्टिकल है उसको ब्रेक करके सॉइल फाइन टिल्थ ऐसा उसको बनाना चाहिए, ताकि उसका लूजनेस रहे सॉइल में और पौधों के रूट्स अच्छे से अंदर जा सके, ओके, ताकि उनको पौधों को कोई परेशानी नहीं हो नर्सरी में ग्रो होने के लिए। तो बाद में क्या वीड्स, कोई वीड्स रहते हैं प्रीवियस क्रॉप के, स्टोन्स रहते हैं, स्ट्रबल्स ऑफ प्रीवियस क्रॉप शुड बी रिमूव्ड। द हाइट ऑफ द रेज बेड शुड बी, तो हाइट क्या बनानी चाहिए, 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए विथ विड्थ ऑफ, ये हाइट हो गई। बाद में आप विड्थ क्या लेंगे, 1 मीटर लेंगे और लेंथ एज पर योर कन्वीनियंस और एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। कितना आपके पास सीड मटेरियल है, कितना आपको सोइंग करना है, उसके हिसाब से आपको लेंथ लेनी है। सो हेलो 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 सर। हेलो, सुन रहा हूँ कि हेलो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो कोई यस मतलब यस सर, यस। सेट नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत हो परेशानी, क्योंकि एक इजी टॉपिक है, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। कोई आप समझने में परेशानी हो, अगर मेरी लैंग्वेज में परेशानी हो, एक्सप्लेनेशन के इसमें परेशानी हो, तो आप मुझे बोल दीजिए, हाँ ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है, ये एक्चुअली इसमें क्या करते हैं प्रैक्टिकल में, हम जब भी 2 घंटे का पहले तो मैं 2 घंटे का और ये प्रैक्टिकल कोई लेते दूसरे थे, सब्जेक्ट में भी हमारा ये वाला प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल क्या है। ये प्रैक्टिकल दूसरे सब्जेक्ट में भी है? रेस्ट बेड, सर्किल बेड, फ्लैट बेड, नर्सरी प्रिपरेशन। नहीं चलेगा, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि एग्रोनॉमी में भी ये हो सकता है, या कोई हॉर्टिकल्चर के दूसरे कोर्स में भी हॉर्टिकल्चर, हो हाँ। सकता है, रिपीटेशन हो सकता है, विजिट हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, फ्लावर क्रॉप्स में हो सकता है, फ्लोरिकल्चर में हो सकता है। ये ठीक है, पर एज अ सिलेबस यू नीड टू डील विद दिस, यू नीड टू हैंडल। पर ये क्या है, प्रैक्टिकल हमें जहाँ एक्चुअली फील्ड पर करना चाहिए। पर मैं क्या कोशिश करूंगा, आपको थियोरी एक्सप्लेन करूंगा, और बाद में मेरा एक विचार है कि जो आपके थोड़े चाहे 4 या 5 प्रैक्टिकल क्लास है, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको विजिट दूंगा, जैसे कि नर्सरी विजिट आपका एक कंपलसरी है, कमर्शियल नर्सरी विजिट आपका होना चाहिए। तो एक मैं नर्सरी में यहाँ पे एक्चुअली मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं यहाँ एक अच्छी नर्सरी ढूंढूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हो तो अच्छा, या प्राइवेट मिली तो भी अच्छा, उसको आपको एक विजिट कराएंगे, वर्चुअल विजिट कराएंगे, और आपको भी विजिट करने के लिए बोलेंगे, मतलब आपके भी एरिया में जो कुछ नर्सरी विजिट है, तो इससे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे। बाद में क्या है, कमर्शियल कोई आपको पॉली हाउस है, या कोई पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, या कोई शेड नेट है, तो ये चीजें आपको तो पता है, तो उसको भी आपको विजिट करने के लिए बोलेंगे, ओके। तो ओके। ये प्रैक्टिकली चीजें करनी है, मतलब जो कुछ पॉसिबल है वो हम करेंगे प्रैक्टिकली।
अभी देखो आपका पहला प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन आप ऑफलाइन स्टूडेंट क्लास में आ रहे थे, कॉलेज में इंस्टीट्यूट में आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, कैंपस का एक चक्कर लगवाया और उसमें जो कुछ ऑर्नामेंटल मेडिसिनल एरोमेटिक्स वाली जो स्पेसिस है उसको हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। मतलब कोई भी पूरा नहीं जानता, अगर 100 स्पेसिस है मैं पूरा नहीं जानूंगा, मैं कितना भी पढ़ा हुआ हो या कुछ भी हो, कोई भी साइंटिस्ट है, क्योंकि हर एक लोकेलिटी से अलग होती है। जो पौधे पेड़ पौधे मैं तो साउथ इंडिया में पढ़ा हूँ, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया उसका टाइप अलग है, आपके स्टेट में इधर स्टेट में थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। तो सर अपने लोकेलिटी में जो भी कुछ दिन हमें मिले थे कॉलेज में उसको हमने कलेक्ट किया, उसके हमने फोटोग्राफ्स निकाले, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लगभग 50-60 हम आइडेंटिफाई कर पाए परसेंटेज। तो बाकी कुछ जो छूट गए थे, तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट को, अब उसको कोई अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको डालना है वो फोटोग्राफ और आपको उसका नेम आइडेंटिफाई करना है। तो हर एक हमने क्या किया, लगभग हमने एक 30-35 हमने 35-40 स्पेसीज हमने आइडेंटिफाई की। तो उसका हर एक का हमें ये साइंटिफिक नेम, फैमिली, उसका क्या प्लांट बट एक्चुअली उसका यूज क्या है और उसका ओरिजिन क्या है, ये चार ही चीज मैंने कलेक्ट करने के लिए असाइनमेंट दिया था। मतलब ऑफलाइन में 5 स्टूडेंट थे जी, 5 या 6 स्टूडेंट थे उस दिन। तो ऐसे सारे मतलब असाइनमेंट, ये भी असाइनमेंट मैं आपको बोल बोल रहा हूँ, मतलब वो उस दिन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ऐसे मैंने ये किया। तो आप ज्यादा से ज्यादा आज का भी मैं ये थोड़ा लेक्चर होने के बाद आइडेंटिफिकेशन की ओर बढ़ूंगा। तो क्या करना है आपको इस कोर्स में, एक्चुअली वो प्रैक्टिकल का पार्ट ही है। जब हम आपका 10 मार्क का कोई प्रैक्टिकल होता है तो आपको आइडेंटिफिकेशन पार्ट रहता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग आपको कोर्स के पहले कितने भी पेड़ रिलेटेड जो स्पेसिस हो, अगर ये ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है, एरोमेटिक मेडिसिन है, वो हम दिखाएंगे 250-300, और उसमें हम कुछ 25-30 ऐसे रखेंगे, एक या ढाई आधे मार्क के लिए। उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है स्पेसिमेन को, पत्ते से लेकर फूल से लेकर या किसी का फ्रूट्स लेकर, मतलब जो भी हम पार्ट देंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसका साइंटिफिक नेम, फैमिली, और जो भी कुछ उसका यूज क्या है, या उसका ओरिजिन क्या है, ये 4 या 5 चीजें हर एक के बारे में। मतलब ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस असाइनमेंट को भी आप अपने तरीके से जहाँ भी कहीं है उसको थोड़ा ये करने की कोशिश कीजिए। मतलब जब कभी आप ये कोर्स पढ़ते हो तो कोर्स थ्योरेटिकली पढ़ने के बाद आपको, मतलब कोर्स हो गया, आपको 85% मार्क मिल गए, ओके। अगर अब बाद में किसी ने आपको पूछा आप कौन सी ये पढ़े हो, या कोई फार्मर आपको अपनी क्रॉप पे ले गया, फ्लावर क्रॉप्स है, जरबेरा है, कार्नेशन है, ऑर्किड्स है, एंथुरियम्स है, ओके, ट्यूलिप्स है, क्राइसैंथेमम है, चाइना स्टर है, ऐसे कोई उसके पास 10 क्रॉप है, और फार्मर ने पूछा और कुछ तो अपना प्रॉब्लम पूछा, और आप बोले चाइना स्टर का प्रॉब्लम पूछा, और आप दूसरा बोले ये क्रिसेंथेमम में कुछ नहीं हो सकता है, तो फार्मर आपको देख के पूछा पहचान जाएगा, हाँ ये एक बच्चा तो क्रॉप भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। हाँ, हेलो, तुम्हें क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? हाँ, सर हेलो, हाँ, हेलो क्रॉप आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एटलीस्ट ये जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं, लगभग मतलब जितना भी हो, लगभग 100 ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल में बहुत सारे टाइप्स है, आपको पता होगा। एक तो फ्लावर क्रॉप्स रहते हैं, दूसरे फोलिएज उसका कलरफुल रहता है, कोई तो क्लाइंबर्स रहते हैं। क्लाइंबर्स मतलब जिसको कोई स्टैंड या बेल स्ट्रक्चर, बेल कोई बेल क्रीपर्स मतलब वॉल पर ऐसे क्रिप करते हैं, वॉल पर मूव होते हैं, वो भी होते हैं, ओके। कोई तो हमने जैसे गोल्डन ड्यूरांडा हो गया, ओके, एजेस करते हैं यूज, बोगनवेलिया हो गया है, एजेस यूज करते हैं, ओके। इसमें क्या कैक्टस है, कैक्टस स्पेसिस है, पाल्म स्पेसिस है, ओके। दूसरा सकुलेंट टाइप आता है, सकुलेंट मतलब जैसे ब्रायोफाइलम हो गया, ओके। कोई एक्वेटिक आती है जैसे कि लोटस, इसमें बहुत सारे टाइप्स है। तो एटलीस्ट कम से कम मतलब जो कुछ आपके लोकेलिटी में पाई जाती है 10-15 ऐसे स्पेसीज को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आपके एरिया में जो भी कोई मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट है, एरोमेटिक क्रॉप्स है, उसको सिर्फ आप देखिए, ओके। एटलीस्ट आपको क्रॉप पहचान में बाद में उसका हो जाता है, एक बार आपको क्रॉप फिक्स हो गया तो बाद में आपको अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है और इंफॉर्मेशन ये हो जाती है। तो ऐसे आप करने की खुद का आप असाइनमेंट कीजिए। ऐसा मत सोचिए, आप जो भी कुछ प्रैक्टिकल वर्क किए हैं
आप बताइएगा, आप बोलिएगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रूफ रखना है, मुझे भेजिएगा, तो उसके हिसाब से आपको मतलब ये भी एक इसका पार्ट है ना, कोर्स का पार्ट है। एज असाइनमेंट हम उसको ये करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उसको, जो कुछ वेटेज है वो आपको दिया जाएगा। ओके, तो आपके मतलब प्रैक्टिकल चीजों के बारे में तैयार रहेगा। ओके, बाद में एग्जाम फाइनल तो सबको लिखना है, एग्जाम लिखना है। ओके, एग्जाम 50 MCQ वगैरह रहेंगे, अभी तो ऑनलाइन में ही ऐसा ही चलता है। तो ये है, पर प्रैक्टिकली भी आपको कोर्स थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा ख्याल रखिए। और जो भी Yeah. कुछ मुझसे बनता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। आज का ये क्लास है, मतलब थोड़ा बहुत थियरी लेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि 1.5 घंटा है। तो ठीक है। तो अभी मीटिंग फिनिश हो रहा है, तो आप फिर से उसको कनेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं ये थोड़ा एक आधे घंटे में फिनिश करूंगा, और थोड़ा आपको फिर एक 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा क्रॉप आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगा, फिर जो भी कुछ मेरे लोकेलिटी में है। सर थोड़ा एक कोशिश है मेरा। ओके, तो अब फिर कनेक्ट हुई। एक 10 मिनट अभी रह गया है, ठीक है। ठीक है। सो ये क्या है, हम किधर थे? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ, तो हमें क्या करना है, हाइट आपको बोल दिया कितना होना चाहिए, 10 to 15 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। ओके, 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए 1 मीटर, और लेंथ आपके हिसाब से लेंगे, आपका जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होने चाहिए। सो 2 parts ऑफ फाइन रेड अर्थ, रेड सॉइल। ओके, 1 part ऑफ सैंड और 1 part ऑफ FIM। ओके, ये अच्छे से आपको मिक्स करनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर एरिएशन रहे आपके मीडिया में, और जो कुछ आप बेड बनाएंगे। ओके, एंड फर्टिलिटी भी अच्छा रहे क्रॉप का, इसलिए आप FIM ऐड करेंगे, ताकि आपको NPK या मेजर और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको मिल जाए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बेड जैसे कि हम तैयार करते हैं। तो बाद में नेक्स्ट क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बेड। दूसरा एक चीज है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बेड सॉइल शुड बी ड्रेंच विथ 4% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये ड्रेंच करते हैं, ताकि इससे क्या होता है, कोई फंगस हो, कोई निमेटोड्स हो। ओके, मतलब ये जैसे डिसइंफेक्टेंट है। ओके, और ये दूसरे काम भी, दूसरा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये भी फंजीसाइड है। ओके, किल द पैथोजन स्पोर्स इन द सॉइल्स। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्या, मीडिया फॉर प्रोपोगेटिंग नर्सरी प्लांट्स। ओके, मीडिया, सो मीडिया आप क्या यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मीडिया होते हैं। सो सेवरल मटेरियल्स इन कॉम्बिनेशन विथ अदर डिफरेंट मटेरियल्स आर अवेलेबल एज मीडिया फॉर सीड जर्मिनेशन। ओके, एज वेल एज फॉर रूटिंग। सो सीड जर्मिनेशन और रूटिंग के लिए हमें अच्छा मीडिया की जरूरत होती है। ओके, तो गुड मीडिया का कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो जैसे कि अच्छा मीडिया क्या होना चाहिए, उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। सो मीडिया मस्ट बी फर्म। ओके, फर्म मतलब बहुत कॉम्पैक्ट भी नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए। ओके, देन डेंस टू होल्ड द कटिंग्स। ओके, जैसे कि वो कटिंग्स होल्ड कर सके, और सीड्स इन द प्लेस ड्यूरिंग रूटिंग और जर्मिनेशन। ओके, मतलब बहुत ही लूज होना नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोकोपीट है बहुत लूज होता है। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो इट मस्ट possess sufficient moisture retaining capacity। सो moisture retaining capacity बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं आप उसको। ओके, जैसे कि स्पैग्नम मॉस की ज्यादा होती है, वो भी एक रूटिंग मीडिया है। ओके, ओके, दूसरा ये क्या है, इट मस्ट बी सफिशिएंटली पोरस टू परमिट एक्सेस वाटर टू ड्रेन अवे। ओके, सो एक्सेस वाटर जो जो ड्रेन होना चाहिए, सो इट मस्ट बी पोरस। ओके, एंड टू एडमिट प्रॉपर एरिएशन। ओके, सो एरिएशन मतलब जैसे कि एयर सर्कुलेशन, हवा का ये अच्छा होना चाहिए, सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। ओके, सो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम वीड्स, सीड्स, नेमेटोड्स एज वेल एज पेस्ट, ताकि क्रॉप ग्रोथ के लिए हार्मफुल है।
दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ मीडिया। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया क्या है, तो पहले तो सॉइल मिक्सचर है, नॉर्मल सॉइल, ओके, पर इसमें भी हम मिक्सचर करते हैं। मतलब क्या है, मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड मीडियम फॉर पॉट प्लांट्स, ओके। सो पॉट प्लांट्स के लिए सॉइल ये बेटर मीडिया है। तो ये क्या करता है, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ रेड अर्थ होता है, ये दो पार्ट में होता है, ओके। वेल डिकम्पोज FYM होता है, या फिर उसको कैटल मैन्योर भी बोलते हैं, एक पार्ट में होता है। लीफ मोल्ड होता है, ओके। कई तो लीफ मोल्ड होता है, कई तो रिवर सैंड भी हो सकता है, या कहीं भी चारकोल भी हो सकता है। अपने रिक्वायरमेंट से हिसाब से किसी कोई भी एक आप चूज कर लिए, या तो लीफ मोल्ड चूज कीजिए, या फिर रिवर सैंड चूज कीजिए, या फिर चारकोल। सो ये आपको अच्छे से पोरोसिटी देगा, ओके। So soil mixture commonly used for propagation, okay. So ये 2:1:1 पार्ट में लेना है, ये जाकि रेशो है। तो दूसरा क्या हो गया, सैंड हो गया। सो सैंड इज मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मीडियम फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स, ओके। सो कटिंग जब आप यूज करते हो तो उसमें आपको सैंड सैंड ऐड करते हो, ओके, कटिंग्स। तो क्या करते हैं, मतलब जैसे कि बेड में आपने अच्छे से मतलब सैंड ऐड कर दी, लगभग 40% या कुछ तो, ओके, 30%, 40%। तो क्या है उसके मतलब जैसे कि हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना, तो उसको हम इजी से वेरी इजीली विदाउट ब्रेकिंग देयर रूट्स वी कैन टेक आउट, ओके। जैसे कि यहाँ हमने देखे कोकोनट या अरेकनट, ऐसे पौधे भी रेस बेड में ग्रो किए जाते हैं। तब हम ज्यादा मतलब तब तो लोग 40%, 50%, या कई तो कोस्टल एरिया में पूरा सैंड में ही लगा देते हैं ये कोकोनट, ओके। तो इसमें लगाने से क्या हो, रूट ब्रेकेज बहुत कम होता है, ओके। सो मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मीडियम फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग। सो सैंड ये बहुत अच्छा है। या कटिंग्स को भी हम जैसे ऑर्नामेंटल क्रॉप की कटिंग, जैसे कि एक्लिफा हो, गोल्डन ड्यूरेंटा हो, एंड देन नेरियम हो, ओके। ये सारे जो फोलिएज कलर 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 फोलिएज वाले स्पेसिस है ना, ये अच्छे से हम सैंड मीडिया में ग्रो कर सकते हो। बाद में दूसरे कोई फ्रूट क्रॉप्स है तो भी वो सैंड मीडिया में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मतलब जैसे कि संतरा ग्रुप के है और लेमन ग्रुप के है, तो उसके लिए भी सैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडिया है एज अ नर्सरी के सीडलिंग ग्रो करने के लिए। मतलब उसमें हम सीड्स डायरेक्टली उसमें ये करते हैं, शो करते हैं। जैसे मान लो संतरे का सीड हो गया या लेमन का सीड हो गया, तो उसमें आपको सैंड मिक्स करनी है, तो वो अच्छे से मतलब कम दिनों में आपको जर्मिनेशन दे पाएगा, ओके। ताकि वो मतलब उसके लिए क्या, थोड़ा ड्राइनेस होना चाहिए और रफनेस होना चाहिए, वो आपको सैंड से मिल जाता है, ताकि जो कि संतरा और मौसम्बी और ये ऑर्नामेंटल कटिंग के लिए यूज होता है। दूसरा ले लो पीट। ये पीट क्या है, सो इट कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स है, ओके, और एक्वेटिक जो वेजिटेशन है, ओके। सो विच इज प्रिजर्व अंडर वाटर इन पार्शियली डिकम्पोस्टेड, ओके। थोड़ा सा आधा आधा अधूरा डिकम्पोज हुआ गया जो मटेरियल है, वो समुद्र के अंदर जो पाया जाता है, ओके। सो व्हेन सच अ पीट इज derived फ्रॉम स्पैग्नम मॉस, ओके, ओके। सो ये तो ये है, या दूसरा हम स्पैग्नम मॉस से भी कर सकते हैं पीट, या हाइपम और अदर मॉसेस। मतलब टाइप ऑफ मॉस है जो कि स्पैग्नम मॉस है, हाँ। तो ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं। मतलब जो पीट इससे हम स्पैग्नम मॉस या हाइपम या अदर मॉसेस से मिलकर जो बनाते हैं उसको हम पीट मॉस बोलते हैं, ओके। पीट और पीट मॉस, ओके। सो पीट पीट जाति जो है, जो विजिटेशन है समुद्र में, सर मॉस क्या होता है, मॉस? हेलो, मॉस सर मतलब मॉस। ये फर्न, सॉरी, मॉस मॉस जो होता है, जैसे कि स्पैग्नम मॉस हम ज्यादा से ज्यादा स्पैग्नम मॉस यूज करते हैं ना, ये जो बहुत ही मतलब लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट मतलब ये इसका बहुत मतलब ऊंचाई और ग्रोथ नहीं होता है। मतलब जैसे आम वगैरह है, ये प्लांट जैसे ग्रो नहीं होते हैं, ये जमीन से लेवल पर ग्रो होते हैं। या फिर जो मॉस होता है, स्पैग्नम मॉस हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हाइयर एलिवेशन है,
जैसे कोई हिल एरिया है, तो उसमें जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके इसके मतलब उनके ब्रांच पर ही जो उग आता है, थोड़ा 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 उसको ये जैसे कि ब्रायोफाइलम्स वगैरह जो हम छोटे छोटे जैसे कि हो जाते हैं ना, तो ऐसे जो मास मॉस जैसा जो प्लांट होता है ना, वो ग्रो आता है। तो ये इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा रहता है। और मॉस जैसे कि स्पैग्नम मॉस जो है वो प्रोपोगेटिंग मीडिया में भी यूज करते हैं। एक तो ये नर्सरी का मीडिया एज यूज होता है, दूसरा प्रोपोगेशन मीडिया जैसे कि एयर लेयरिंग आप करते हो, गुटी करते हो, जैसे कि पोमोग्रेनेट में गुटी करते हैं, मैंगो में करते हैं गुटी, ओके, गाँव में करते हैं। तो इसमें भी जो अच्छे से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देता है, ताकि वो उसको अच्छे से रूटिंग कर पाता है, मतलब इधर भी आपको अच्छा रूटिंग मिलेगा।